दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास विषय के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, जो इसकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा इसमें आए कठिन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा के समय रिवाइज करने में आसानी रहे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास का वर्ष 2015 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न है, आपसे सुनिए, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके बाघ, अजंता, भीमबेटका और अमरावती। तो सही उत्तर है दोस्तों भीमबेटका। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है दोस्तों। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग और नवपाषाण युग। तो देखिए सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण युग। सबसे पहला स्थान है पूर्व पाषाण युग का। उसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग और सबसे बाद में आता है लौह युग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, चन्हुदड़ो, रंगपुर और रोपड़। तो सही उत्तर है दोस्तों मजदूरों के मकानों के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है और यहाँ की खुदाई में जो बेलनाकार मुहरें, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा कालीबंगा में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिलती है और यहाँ पे देखिए दोस्तों लकड़ी के नाले का साक्ष्य नहीं जो है साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है। तो कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ खुदाई में फारस की मुहर, युगल समाधान, घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ से किस धातु का प्रमाण नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों सोना। सोना लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो व्याघ्र या बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये मोहनजोदड़ो से जो है ये मोहनजोदड़ो के मोहनजोदड़ो एक हड़प्पन स्थल है, वहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है। संहिता, स्मृतियां, आरण्यक और उपनिषद। तो दोस्तों स्मृतियां जो हैं इनको वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किसका भाग है। महाभारत का, भगवत गीता का, ऋग्वेद का और अथर्ववेद का। तो सही उत्तर है दोस्तों पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद का भाग है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है और पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है और पुरुष सूक्त में ये माना गया है कि 4 वर्ण जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई है। अगला प्रश्न है, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? ऑप्शन है आपके सालवती, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी वसंत सेना और ऑप्शन डी रामानिया। तो दोस्तों सालवती जो है इसका राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था और इसी सालवती का पुत्र प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था जिसकी शुल्क 60,000 पड़ थी। जीवक प्रसेनजीत का निजी चिकित्सक भी था। तो सही उत्तर है दोस्तों, राजगृह में जिस गणिका का गणिकाभिषेक हुआ था वो थी सालवती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? ऑप्शन देखने से पहले आप पहले याद करिए दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों जो है ये जैन धर्म के त्रिरत्न में है। सम्यक कार्य जो है ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी महाजनपद काल में। अगला प्रश्न है कि किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र की पहचान दोस्तों कुसुमपुर से की जाती है। मगध की उत्तरकालीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्योद्यान के अहाते में बहुसंरक्षक पुष्पों के कारण इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर और पुरपुर था। यूनानी इतिहासकार इसे पालिब्रोथा या पालिब्रोथ कहते थे। तो जो पाटलिपुत्र था उसको यूनानी इतिहासकारों ने पालिब्रोथा या पालिब्रोथ कहा है। इसके अलावा पाटलिपुत्र की जो प्राचीन नाम कुसुमपुर से भी इसकी पहचान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय। तो सही उत्तर है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के मूल साहित्य हैं और इसमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों तथा बौद्ध धर्म के आचार विहार और सिद्धांतों का विवरण मिलता है। ये 3 भागों में है और इसे मूल भाषा में मूल रूप में पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा कठिन है। गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों कृत्यकल्पतरु। कृत्यकल्पतरु की रचना लक्ष्मीधर ने की थी जो कि गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्थूलभद्र का जन्म स्थान दोस्तों पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है कि कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो ये था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था और अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्यपाल था उसको 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। ये अनेक अमात्यों और अध्यक्षों की सहायता के लिए प्रांतों का शासन चलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? तो सही उत्तर है रामपुरवा। दोस्तों अशोक के कुल 17 स्तंभ मिलते हैं। एक स्तंभ जिन पर कुछ लिपियां खुदी हुई हैं और कुछ सादे हैं, और जो लिपियां खुदी हुई हैं इसमें दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त सिंह शीर्ष हैं। दूसरे प्रकार में जो है रामपुरवा से प्राप्त वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ है। तो सही उत्तर है वृषभ शीर्ष वाला या बैल के शीर्ष वाला स्तंभ, ये रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया है? तो ये है दोस्तों 13वें शिलालेख में ये वर्णन किया गया है कि अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो सही उत्तर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज का जो वृत्तांत है वो मौर्य काल की जानकारी देता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर है बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक बना था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उसके पिता थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख से दोस्तों कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। और अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। ये युद्ध बहुत ही भयानक था और इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये है दोस्तों भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू लघु शिलालेख जो है इसमें बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों पुराणों के अनुसार जो है वो बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। अगला प्रश्न है आम्रपाली किसकी पुत्री थी? तो सही उत्तर है आम्रपाली वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। इसके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके जन्म के बाद इसके माता पिता आम के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए थे और बाद में गांव के मुखिया ने इसका पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? तो ये थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध किया और इसे आत्महत्या माना है। अगला प्रश्न है गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो ये है दोस्तों नहपान। नहपान जो था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था और सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा वो पराजित भी हुआ था नहपान। और जोगल थंभी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनरांकित किए गए थे और नहपान जो था पश्चिमी भारत के छहरात वंश का शक शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो सही उत्तर है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था और जो है उसके सिक्कों पर सूर्य, चंद्रमा, शिव और बुद्ध प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो या बुद्ध खुदा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था ग्राम प्रशासन के लिए चोल राजवंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी आप जानते हैं कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और राजतरंगिणी को इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप से इतिहास लिखा गया है। अगला प्रश्न है विम कैडफिसिस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है? तो विम कैडफिसिस के सिक्कों पर शिव का अंकन किया गया है। दोस्तों कुजुल कड़फिसेस के बाद बिम कड़फिसेस कुषाण वंश का शासक हुआ और इसे कड़फिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों वत्स भट्टी। वत्स भट्ट ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी और इसमें मालवा के शासक यशोवर्मन के उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थीं? ऑप्शन है आपके काचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने सबसे पहले चांदी की मुद्राएं जारी की थीं। अगला प्रश्न है हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप जानते हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों रविकीर्ति। रविकीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था। अगला प्रश्न है बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रभाकर वर्धन को। बाणभट्ट ने प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है।
तो यहाँ पर देखिए राज तरंगड़ी जो पहले आता है उसको देखिए, राज तरंगड़ी की रचना कल्हड़ ने किया है। विक्रमांक देव चरित्र की जो रचना है वो बिल्हड़ के द्वारा की गई है। इसके अलावा पद्मगुप्त ने जो है वो नव सहसांक चरित्र लिखा है और गौड़वाहों ने वागपति राज की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो सही उत्तर है हर्ष की पराजय का अभिलेख जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है और यह लेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी लेख में पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो ये है भूमरा का महादेव मंदिर। ये गुप्त काल का मंदिर है और इस मंदिर में शिव और पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए गिरनार शिलालेख जो है ये आपका गिरनार शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का है। नासिक शिलालेख जो है पुलुवामी का है। देखिए नासिक शिलालेख पुलुवामी का है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रमुख साक्ष्य क्या है? तो ये है मुद्रा। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई थी और समुद्रगुप्त के एक भाई काचगुप्त के सिक्के मिले हैं जिसमें काचगुप्त को सर्वराजोच्छेदता कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण मंजरी लिखी गई है किसके द्वारा? तो क्षेमेंद्र के द्वारा रामायण मंजरी की रचना की है। और दोस्तों रामायण मंजरी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसकी रचना क्षेमेंद्र द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तबकात-ए नासरी किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तबकात-ए नासरी, ये मिन्हास उस सिराज की रचना है। अगला प्रश्न है, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो ये था अलबरूनी। दोस्तों अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अलबरूनी विद्वान था और महमूद गजनवी के समय वो भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो ये है अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो की रचनाओं में मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया गया है और मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इल्तुतमिश। तो दोस्तों सही उत्तर है इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की थी और कानूनी रूप से कहा जाए तो दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, सुल्तानों में से सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण और कीमत नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक प्रशिक्षित और योग्य तथा उतावलेपन का भी शासक माना जाता था और उसके समय में सांकेतिक मुद्रा ईरान में प्रचलित था। उसने भी भारत में सांकेतिक सिक्का चलाया लेकिन उसकी योजना असफल हो गए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुझे शरअ की चिंता नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया था, इसी कारण उसने धर्म की राजनीति पर हावी नहीं होने दिया और अपने कार्यों को करते समय उसने शरअ की चिंता नहीं की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्य का वर्णन फुतुहात फिरोज शाही नामक अपनी कृति में किया है और उसने एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सा कलर का पोशाक पहनना पड़ता था? ऑप्शन है आपके हरी पोशाक, सफ़ेद पोशाक, लाल पोशाक और काली पोशाक। तो दोस्तों सही उत्तर है
इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो दोस्तों भीमदूती। भीमदूती ने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के असीमित विस्तार पर रोक लगाने का प्रयास किया और उसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को दोस्तों वरीद कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए थे, उन्हें बरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुमेलन से संबंधित है, आइए देखते हैं। ताजुल माशिर ये हसम निजामी की रचना है। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तुगलक नामा जो है ये अमीर खुसरो की रचना है और फुतुहात सलातीन ये ईसामी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? तो ये था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन मुजैद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो ये था जयचंद। जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था और मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? तो सही उत्तर है खोखरों ने। खोखरों ने गोरी की हत्या की थी। मुइजुद्दीन गोरी ने भारत में 1205 पर आक्रमण किया था। झेलम और चिनाव के बीच खोखरों से उसका युद्ध हुआ और इसमें खोखर पराजित हुए, लेकिन 15 मार्च 1206 को खोखरों ने गोरी के दल पर अचानक हमला करके मुइजुद्दीन गोरी को मार डाला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? तो दान का लंगर स्थापित करने वाला जो सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? तो ये थे डच व्यापारी जो 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान आदेश हासिल करने के बाद मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहांगीर और अमर सिंह के बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था चौसा नामक स्थान पर, और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था। अकबर सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता चाहता था और इसीलिए उसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों जो आएगा वो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। उसके बाद आपका आएगा जजिया कर की समाप्ति, तो ये 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1575 में इबादत खाना का फतेहपुर सीकरी में निर्माण हुआ और 1582 में सबसे बाद में दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना की गई। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 2 4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर में प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर निर्मित किया गया था और कृष्णदेव राय दोस्तों विजयनगर के तुलु वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? तो ये थे शेख सलीम चिश्ती, इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर में है और इन्हें भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी में कौन मुजद्दिद यानी सुधारक के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है शेख अहमद फारूक सरहिंदी को एक सुधारक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो सही उत्तर है चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में प्रमुख थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बखनुन निसा बेगम को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। अकबर ने अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन वह कई बार विद्रोह किया, जिसके कारण अकबर ने उसे हटाकर उसकी बहन बख्तुन निसा बेगम को गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो शाहजहां के समय में नूरजहां ने बनवाया था, और ये मकबरा पूर्णतया संगमरमर से बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? तो खुर्रम को संरक्षण दिया था नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी कैसे? तो अत्यधिक मद्यपान के कारण शाहजादा मुराद की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों शेख मुबारक ने 1579 के महजर का प्रारूप तैयार किया था। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी ने उसकी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों स्टैनले लेनपूल का कथन है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। और हुमायूं का जीवन जैसा कि आप जानते हैं संघर्षों से भरा है, और इसी कारण लेनपूल ने उसके बारे में ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों शाह बेगम ने आत्महत्या की थी अफीम खाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो ये था दोस्तों जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, इसके बाद जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा सुकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो कादरी सूफी संप्रदाय से संबंधित था दारा सिकोह। और कादरी संप्रदाय के बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना बगदाद में शेख मोहिउद्दीन कादिर जिलानी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों के पतन से संबंधित है, कौन सा गलत है? इसमें देखिए कौन सा गलत है। प्लासी का युद्ध 1757 ये आपका सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से फरवरी 1767 है। और इलाहाबाद की संधि दोस्तों, इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में हुई थी, और ये जो 1762 दिया है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास में आरंभ की गई थी, और अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जो भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का स्वामी रैयत यानी किसान को माना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों कलकत्ता का गवर्नर सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय
ड्रेक था। तो और 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिराजियोज कौन थे? तो सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक जो थे वो डिराजियोज थे। दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा किया गया था और अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डिराजियोज ने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ खड़ी की और सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाने की मांग की थी। 7 दिसंबर 1856 को भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। बंगाल का विभाजन कर्नल से संबंधित है। बंगाल में दोहरा शासन, देखिए बंगाल में दोहरा शासन दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव की देन है और हड़प नीति ये लैप्स पॉलिसी ये दोस्तों डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, सामान्य अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था भारत का। अगला प्रश्न है, किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हेस्टिंग्स के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ पर था? तो दोस्तों, हेस्टिंग्स के प्राप्त करने के पूर्व जो कंपनी का कोषागार या ट्रेजरी था ये मुर्शिदाबाद कोलकाता में था। अगला प्रश्न है, किस एक भारतीय नेता ने ये स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा के लिए अभय कपाट या सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करे? तो ये मानना था दोस्तों लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो ये था दोस्तों केसरी। केसरी जो है ये मराठा भाषा में निकलने वाला जो है ये पत्र था। अगला प्रश्न है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों जेम्स आउटरम जो था 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर था। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस काल का है? तो सही उत्तर है 1763 से 1800 का जो समय काल है वो सन्यासी विद्रोह का माना जाता है। दोस्तों 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, अंग्रेजों ने लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और जो सन्यासी विद्रोह था सन्यासी लोग इससे बहुत क्षुब्ध हुए। 1763 से 1800 ईस्वी तक ये जो विद्रोह है चला और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में भी इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने याचिकाओं की नीति को राजकीय भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी जो कि उस समय उदारवादी कांग्रेसियों द्वारा अपनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आएगा आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका आ जाएगा, ये 1919 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4, 2, 1, 3।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये था रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान जो था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो ये हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों मेयो के शासनकाल में कृषि और वाणिज्य के लिए एक पृथक विभाग भी बनाया गया था। अगला प्रश्न है लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों एम एल धींगरा। एम एल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी। और इसकी अध्यक्षता ये जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में दोस्तों क्रुद्ध ग्रामीण ने 21 सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था। अगला प्रश्न है हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी और नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया 8 अगस्त 1942 को, जिसे स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट भाषण दिया और कहा हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो ये सन था दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो ये था लाहौर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? अल्ताफ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चिराग अली। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं समाचार इंडियन ओपिनियन किससे संबंधित है? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी से संबंधित है। और दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने विभिन्न भारतीय समुदायों को संगठित करने और उनकी मांगों का प्रचार करने के लिए प्रयास किया और उन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था तथा इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की थी? तो दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। और जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अंगीकृत किया तो गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन 1885 के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो ये था अधिनियम 1935। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की थी। सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है निरालंब सरस्वती, यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई हैं, इस पर एक कवि की शोकाभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई थी? तो दोस्तों भोज परमार, मालवा के शासक जो थे परमार भोज की मृत्यु के बाद एक कवि ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए हैं, और राजा भोज ने धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजरुल जहाब का लेखक कौन था? तो इब्न हौकल मजरुल जहाब का लेखक था। ये 10वीं सदी का विद्वान और भूगोलवेत्ता था, और इसकी पुस्तक किताब अल मसालिक भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया था? तो सही उत्तर है ब्रह्म समाज की पत्रिका का, ब्रह्म समाज की विचारधारा का जो है प्रचार वो तत्वबोधिनी पत्रिका ने किया था। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर रिविजन्स श्रृंखला के अंतर्गत इसमें आपने राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास का वर्ष 2015 का प्रश्न पत्र देखा। इसमें कई सारे प्रश्न थोड़े कठिन हैं और कई सारे प्रश्न आसान भी हैं। जो प्रश्न आपको कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के समय रिवाइज करने में आसानी रहे। इसके अलावा आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।